नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इतिहास महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो नंबर 2 और 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग वहाँ से वीडियो नंबर 2 और 1 देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले रहते हैं वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए मुझे ये वीडियो नंबर 3 लेके आना पड़ा। अब बात हो रही है यूनिवर्सिटी की। तो प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन ये नहीं देखता कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी यूनिवर्सिटी में संभवतः समान क्वेश्चन ही हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब बात रहा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का भी मैंने एक स्पेशल सीरीज़ रखा है और सब्जेक्टिव का भी मैंने एक स्पेशल सीरीज़ रखा है। तो हम सारे यानी कि सभी चीज़ को काफ़ी बारीकी से एक एक चीज़ को हम रखते हैं, ताकि आप लोगों को तनिक भी दिक्कत ना हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ भी ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक चीज़ का अपडेट मिलते रहता है। साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन, सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आइए हम आंसर को देखेंगे आज स्टेप बाय स्टेप, और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है आंसर जो तैयार किया गया है काफ़ी स्टेप बाय स्टेप किया गया है। और आप लोग एग्जाम हॉल में गेस पेपर या नोटबुक से आंसर नहीं करेंगे। यदि गेस पेपर या नोटबुक से आंसर करते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप जो है कॉपी कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी सरल भाषा में आंसर करेंगे या आप मेरे पीडीएफ की सहायता से आंसर करेंगे। ठीक है, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की नोट्स एवं सजेशन दी जाती है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या चैनल के माध्यम से भी दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग अभी तक यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग बेल आइकन को भी क्लिक करे होंगे। तो कॉपी कलम लेके आप सभी बैठ जाइए, और एग्जाम हॉल में कम से कम 30 पेज आप लोगों को भर के आना है। 30 पेज से यदि आप कम भर के आते हैं फिर आप कम मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को टच करना है। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा भी आ रहा है, तो फिर भी क्वेश्चन को टच करके आना है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम हॉल में तने यानी कि बिल्कुल भी गेस पेपर से आंसर नहीं करेंगे, और आप लोग अपने भाषा में, सरल भाषा में करेंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आइए वीडियो का लुत्फ उठाते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 2 और 1 का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो नंबर 1 और 2 भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे, और कई बार पूछे भी गए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें बेनिफिट यह है कि यदि आप ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो देखिए, सब्जेक्टिव यदि आप कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक स्वचालित बनेगा, तो फिर घबराने की बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन है आज का, क्या उत्तर वैदिक काल एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का युग था? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल है क्या? ठीक है, तो भारतीय इतिहास के 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्लियर? उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं? भारतीय इतिहास के 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जानेंगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या है। तो आप लोग को एग्जाम में इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आंसर देना है, ताकि आप एग्जामिनर जो है आपके आंसर देने की शैली को देख के काफ़ी इंप्रेस हो और अच्छा मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स ना कटे। गेस पेपर से बिल्कुल भी आंसर ना करे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह का नोट्स बनाएं, और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाऊंगा। ये सब्जेक्टिव सीरीज है। जिन विद्यार्थियों को सब्जेक्टिव पढ़ना है वो सब्जेक्टिव सीरीज देखिए, और जिनको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो कल से हम ऑब्जेक्टिव सीरीज भी ला रहे हैं। और जो विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी खास है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। यदि आप उत्तर वैदिक काल से एक भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं रहेंगे। ओके, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या है? तो हम लोग सबसे देखिए, जिस तरह हम यहाँ पे स्टेप दिए हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है। तो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या है? तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि कई जन मिलकर जनपद बन गया। ठीक है, तो ये पहले था कई सारे जन मिलकर एक जनपद बन गया। फिर कई सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बन गया।
तो उसे महाजनपद काल कहते हैं। तो हम लोगों को महाजनपद काल नहीं पढ़ना है, जनपद के बारे में जानना है, ठीक है। इसी समय पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। यह जो राष्ट्र, नेशन शब्द का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। इसके बाद राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया, ठीक है, वंश के आधार पर हो गया। पहले ये बात नहीं थी पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए, आप लोग देख सकते हैं, लूसेंट या और भी जो भी पब्लिकेशन है देख सकते हैं उठा के। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम, ये राजा की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है, ठीक है। राजा के अधिकार में वृद्धि होने के कारण अलग अलग दिशाओं में राजा का नाम अलग अलग हो गया, ठीक है। तो राजा के अधिकार में जो वृद्धि होने के कारण राजा का नाम अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो गया। तो एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं प्यारे दोस्तों कि राजा, जैसे कि ये जो है एक हम गोलाई बनाए हुए हैं, ये हो गया ईस्ट, आप सभी को पता होना चाहिए। ये हो गया नॉर्थ, ये पूरब हो गया, ठीक, ऐसे देखते हैं। ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था, विराट कोहली याद रखिएगा। उत्तर में राजा को क्या कहा जाता था, जैसे हम लोग उत्तरी भारत में हैं तो उत्तरी भारत में यानी कि उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था। इसके बाद पूरब में राजा को सम्राट कहा जाता था, ठीक है। पूरब में राजा को सम्राट कहा जाता था और दक्षिण में राजा को क्या कहा जाता था, भोज, ठीक है। दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। इसके बाद पश्चिम में राजा को स्वराट कहा जाता था। अब बात आती है केंद्र में। केंद्र में राजा को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था मध्य। ये जो मध्य है आपका, यानी कि इस चारों दिशाओं की जो मध्य है, इसमें राजा को क्या कहा जाता था, तो ये मध्य वाले राजा चारों क्षेत्र को जीतने के बाद उसको कहा जाता था एकराट। एकराट की उपाधि जो है महापद्मनंद को ही मिला था। महानक भयावह सेना रखने वाला महापद्मनंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो यदि कोई परेशानी हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। इसके बाद राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा के अधिकार में वृद्धि होने के कारण अलग अलग दिशाओं में राजा का नाम अलग अलग हो गया। तो उत्तर में जो है विराट कहने लगा राजा को, पूरब में सम्राट, इसके बाद दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराट, और मध्य देश में यानी कि जो बीच में सर्किल में जो केंद्र में जो रहता था उसको राजा, और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था उसे एकराट कहा जाता था। इसके बाद चारों दिशाओं को जीत लेने वाले को एकराट कहा जाता था। सभा समिति का प्रभाव कम हो गया। जो सभा समिति का प्रभाव जो था, यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो सभा समिति का प्रभाव चल रहा था उसका प्रभाव कम हो गया। विदत संख्या समाप्त हो गई। राजाओं के प्रभाव यज्ञ द्वारा बढ़ने लगे। अब राजा का जो प्रभाव था वो यज्ञ द्वारा बढ़ने लगे, ठीक है। राजा जो अपना प्रभाव यज्ञ द्वारा बढ़ाने लगे, ठीक है। कई प्रकार के यज्ञों का आयोजन होता था। तो कुछ यज्ञ के बारे में हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है। राजसूय यज्ञ, ये राजसूय यज्ञ होता क्या है, राज्याभिषेक के अवसर पर यह यज्ञ होता था। इस समय देखिए, जिस समय जैसे राज्याभिषेक, जब कोई नया राजा अपना राज्याभिषेक करवाते थे तो उस समय यह यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ, ठीक है। इसके बाद इस समय 12 रत्नीन होते रहते थे, 17 प्रकार के जल का उपयोग किया जाता था। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप सभी सुनेंगे। ये यज्ञ राजाओं के क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है। राजाओं की शक्ति प्रदान करने के लिए यज्ञ कराई जाती थी। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा के ऊपर जो है यानी कि एक कुछ पट्टा टाइप का बांध दिया जाता था। वो घोड़ा जहाँ पे जाके रुक जाता था वो क्षेत्र उस राजा की हो जाती थी, फिर उसके लिए युद्ध की होती थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। यह एक प्रकार का रथ दौड़ होता था। उत्तर वैदिक काल में अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा, यानी कि
वाजपेयी यज्ञ। ये जो है रथ दौड़ होता था, यानी कि प्रजा के मनोरंजन के लिए यह यज्ञ कराया जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा। ठीक है। हम लोग जिस समय अभी कर रहे हैं इनकम टैक्स, तो उस समय जो है इसको कहा जाता था बलि। ठीक है। जिसको अभी हम लोग टैक्स बोल रहे हैं उसको बलि कहा जाता था, भाग कहा जाता था, शुल्क कहा जाता, आदि नामों से टैक्स का नाम रखा गया था। ठीक है। और जो कर वसूलता, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहते हैं, तो उस समय जो है कर वसूलने वाले पदाधिकारी को भागदूत कहते थे। ठीक है, भागदूत। ओके। अब हम सामाजिक जीवन, हम जो है ये राजनीतिक जीवन पढ़ लिए, अब सामाजिक जीवन पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्गों में विभाजित हो गया। उत्तर वैदिक काल जो है 4 वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है। इसी काल में चारों आश्रम की चर्चा जवालोकनिषद में आई है। 4 आश्रम। तो अभी हम लोग पहला आश्रम से गुजर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम से। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर रहे हैं हम लोग। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो 25 साल तक की आयु तक की होती है। इसके बाद 25 के बाद गृहस्थ आश्रम हो जाता है। तो 25 साल के अंदर हम लोगों को जॉब या जो भी हो हम लोगों को सेट हो जाना है। इसके बाद 26 से हम लोगों का गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। स्त्री की जो दशा थी उसमें गिरावट आ गई। ठीक है। स्त्री को जो है उस समय यानी कि वैल्यू जो है उसका गिरने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया। एक यानी कि ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। उसमें जो है पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्री ही सभी कष्टों का यानी कि कारण है। ऐसा जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया। परंतु मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ तीसरी बुराई माना गया। यानी कि मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को जुआ, जिस तरह जुआ हानिकारक है, शराब हानिकारक है, उसी प्रकार स्त्री भी हानिकारक है। तो इसको तीसरी बुराई माना गया। तो ये एक तरह से मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है। लेकिन ऐसा दिया गया है। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और यज्ञवाल संवाद से स्त्रियों की दशा में गिरावट का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। ये सब होने के बावजूद भी स्त्रियों की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन थी। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। और हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण में देखें, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है इस पुत्री को सभी दुखों का कारण माना है। मैत्रायणी संहिता में जो है शराब और जुआ के साथ साथ तीसरी बुराई स्त्री को माना है। परंतु शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। उस समय में जो है प्यारे दोस्तों 2 तरह का विवाह काफ़ी फेमस था, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम। एक बार हम अनुलोम की बात कर लेते हैं। अनुलोम का मतलब ये होता है कि जब कोई उच्च कोटि का पुरुष यानी उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति के महिला से शादी कर ले तो वो अनुलोम विवाह हो गया। और प्रतिलोम विवाह जब कोई यानी कि कन्या उच्च कोटि के हो और निम्न कोटि के पुरुष से शादी कर ले तो वो प्रतिलोम विवाह हो गया। ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते थे उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो कुल मिला के विवाह 8 वर्गों में वर्णित था। तो पहला है ब्रह्म विवाह। यह विवाह सर्वोत्तम कोटि का माना गया है। इसमें कन्या के पिता वर को घर बुलाकर कन्या को सौंपता था। यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह में कन्या के पिता वर को घर बुलाकर कन्या को सौंपता था। तो ये जो है ब्रह्म विवाह हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देव विवाह। इसमें कन्या के पिता यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को कन्या सौंपता था, तो उसे देव विवाह कहा गया है। यानी कि यज्ञ में या कोई हवन में पंडितों को यानी कि ज्ञानियों को बुलाया जाता था। तो उस समय जो प्राश्रमिक यानी कि जो यज्ञ करने के बाद जो है उसका जो दान दक्षिणा होता था, उस दान दक्षिणा में जो है क्या करते थे बहुत सारे पिता अपने कन्या को ब्राह्मण को सौंप देते थे। तो उसे जो है देव विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आश्रय विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता वर से एक जोड़ा बैल या गाय लेकर कन्या को सौंपता था। इसे आश्रय विवाह कहते हैं। ये सभी याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे भी जाएंगे। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता वर को आदेश देते कि दोनों मिलकर अपने कर्तव्य को पूरा कर सके।
ठीक है। प्रजापति विवाह में जो है कन्या के पिता वर को आदेश देते थे कि आप दोनों मिलकर अपने कर्तव्य को पूरा करें। अब आते हैं असुर विवाह पे। असुर विवाह इस विवाह में कन्या के पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर कन्या को सौंप देते थे। ये विक्रय विवाह भी कहलाता है। मतलब असुर विवाह में क्या होता था प्यारे दोस्तों कि कन्या के पिता जो है वर से कन्या का मूल्य लेकर सौंप देते थे। अब गंधर्व विवाह जो कि काफ़ी फेमस रहा है और अभी भी फेमस है, ये प्रेम विवाह है। इसमें बिना माता पिता की अनुमति से लड़का और लड़की शादी कर लेता था। दुष्यंत और शकुंतला की शादी इसी विवाह का उदाहरण है। दुष्यंत और शकुंतला के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, काफ़ी ये लोग बड़ी हस्तियाँ थी और इसी का उदाहरण है। गंधर्व विवाह जो है बिना माता पिता की अनुमति, यानी कि जिसको हम प्रेम विवाह भी बोल सकते हैं। गंधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह बोल सकते हैं, लव मैरिज भी बोल सकते हैं। इसके बाद प्रेम विवाह या निंदनीय विवाह भी हम गंधर्व विवाह को बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा जो है बोला गया है। गंधर्व विवाह को निंदनीय विवाह भी कहा जाता है। ये प्रेम विवाह है, इसमें बिना माता पिता की अनुमति से लड़का लड़की शादी कर लेता था। इसके बाद है राक्षस विवाह। ठीक है, राक्षस विवाह तो बहुत सारे ऐसे सिरफिरे होते हैं जो कि कन्या का अपहरण कर विवाह कर लेते थे। तो ये विवाह जो है क्षत्रियों में काफ़ी प्रचलित था। क्षत्रियो जो होते थे उस समय के, वो कन्या को अपहरण कर शादी कर लेते थे, उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती होने वाला विवाह है, पैशाच विवाह। अब संस्कार की बात करते हैं। संस्कार 16 होते थे और ऋण जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ऋण, इसमें एक चीज़ हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि पितृ ऋण है, पितृ ऋण ये कि पिता का ऋण, इसके बाद ऋषि ऋण, परंतु मातृ ऋण नहीं बताया, यानी कि माता का ऋण इसमें नहीं दिया गया है तीसरे दिन में। मतलब माता जो है हम लोगों के लिए, यानी कि माँ जो हम लोगों के लिए जो कर रही है, इसका हम ऋण नहीं चुका सकते। ठीक है, इसलिए हम लोगों के ग्रंथ में जो है मातृ ऋण नहीं रखा गया है, पितृ ऋण रखा गया है, लेकिन माता का ऋण नहीं रखा गया। ये काफ़ी अच्छी, यानी कि इमोशनल बात है। धार्मिक जीवन कैसा था, तो हम इसी तरह स्टेप बना के देंगे। हम लोग क्या सब पर, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन। अब धार्मिक जीवन की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्म कांड पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जो भी धर्म कर्म किया जाता था वो सब कांड पर ही आधारित था। ठीक है, तो कांड देवताओं के साथ के स्थान में परिवर्तन, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है देवताओं के स्थान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, देवताओं के स्थान में परिवर्तन हो गया, देवताओं के स्थान में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति सर्वोच्च देवता हो गए। जिस तरह इंद्र जो है स्वर्ग का देवता, और लेकिन अब इंद्र की जगह जो है प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया है उत्तर वैदिक काल में। रुद्र और विष्णु 2 अन्य देवता और हो गए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में 2 और देवता बढ़ गए, रुद्र और विष्णु। पूषण यहाँ शूद्र का देवता हो गए। जिस तरह पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल में पूषण जो है विवाह का देवता कहा जाता था, यहाँ पे जो है शूद्र का देवता हो गया। रुद्र जो है पशुओं का देवता था। आराधना पद्धति में परिवर्तन, यज्ञ का महत्व बढ़ गया। ठीक है, आराधना में जो है यज्ञ का महत्व काफ़ी बढ़ गया। राजस्व यज्ञ करने वाले पुरोहित को, यानी राजस्व यज्ञ एक यज्ञ होता था, और जो पुरोहित ये यज्ञ करवाते थे उनको जो है 2,40,000 गाय दान में दी जाती थी। ओके, धार्मिक उद्देश्य में परिवर्तन। अब धार्मिक उद्देश्य में क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। धार्मिक उद्देश्य में परिवर्तन, आर्यों को पूजा करने का उद्देश्य लौकिक के साथ साथ परलौकिक हो गया। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की बात पहली बार आई। ये जो हम लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही चल कर आया हुआ था। तो हम लोग धार्मिक जीवन पढ़ लिया, अब आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा और पशुपालन का महत्व कम हुआ। यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो है पशुपालन का महत्व काफ़ी बढ़ा था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो है पशुपालन का महत्व कम हो गया और कृषि का महत्व बढ़ा। क्यों बढ़ा, तो लोहे का प्रयोग होने लगा। 1000 ईस्वी पूर्व
के बाद एटा जिला के अतरंजी खेड़ा में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसके प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। ठीक है, 1000 ईस्वी के बाद एटा जिला के अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले और कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। सिंचाई के साधनों में तालाब एवं कुएं के साथ साथ नहरों का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, सिंचाई के लिए यानी कि खेत पटाने के लिए जो है तालाब के साथ साथ कुएं के साथ साथ नहरों का भी प्रयोग होने लगा। अब नहर जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में उल्लेख हुआ, यानी कि नहर का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। इस काल में चावल को बिरही कहा जाता था, गेहूं